चलिए, स्वागत है आप लोगों का टारगेट सोनो यूट्यूब फैमिली में। बिहार शिक्षक बहाली के लिए जो आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उस क्रम में पिछले वीडियो में मैं चंपारण सत्याग्रह को पढ़ा चुका हूं। अब मैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अब समझिए इसको। आप देख चुके हैं कि अप्रैल 1917 मतलब अर्थात 1917 में चंपारण में महात्मा गांधी किस तरीके से सफलता अपना सत्याग्रह कर लिए और वहां पर किसानों की जो समस्या थी तीन कठिया प्रणाली, उससे मुक्ति दिला दिए। तब जाकर के गुजरात से, अहमदाबाद से अनुसुईया बेन ने लेटर लिखा इनको और कहा कि भाई यहां पे प्रॉब्लम हो गई है। 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूर जो हैं वो हड़ताल कर रहे हैं और उसके जो कंपनी के मिल के मालिक हैं वो क्या कर रहे हैं, इनके साथ अन्याय कर रहे हैं। अब समस्या समझिए क्या हुआ था। हुआ ये था कि एक तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1918 तक। उस दौरान 1917 से 18 में के दौरान वहां पर प्लेग फैल गया। प्लेग क्या था? प्लेग जानते हो क्या था? प्लेग जैसे प्लेग जब भी आ जाएगा, ये गंदगी वगैरह से फैलता है, वायरस से फैलता है, तो प्लेग जब भी आएगा चूहे मरना स्टार्ट हो जाएंगे, कुत्ते बिल्ली गांव छोड़कर भागने लगेंगे और लोग बहुत तेजी से मरना स्टार्ट कर देंगे। तो जब प्लेग फैला तो सभी मजदूर अहमदाबाद से कहाँ भागे? गांव आ गए, क्योंकि देहाती इलाके जाकर मजदूरी कर रहे होंगे, वो गांव भाग गए। अब मिल मालिकों को ऐसा लगा कि हमारी कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, इसलिए उन्होंने लालच बढ़ाना स्टार्ट कर दिया और क्या कहा, जो मजदूर थे उनसे कहा कि आपको 50% हम क्या देंगे, बोनस देंगे, और पेमेंट भी बढ़ा के देंगे। आप लोग क्या कीजिए, ड्यूटी कीजिए। अब मान लो कि हमारे यहाँ 100 मजदूरों की जरूरत है और 50 बचे हैं, तो हम कहेंगे ना ओवर टाइम कीजिए। ओवर टाइम कराया गया, बोनस दिया गया, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जो भी मजदूर था बहुत रिस्क पे था। जैसे मान लो कोरोना चल रहा था, उस दौरान सब लोग नौकरी छोड़ कहाँ भाग रहे थे, गांव भाग रहे थे, इसलिए कि जान बच जाए तो जहान बच जाए। अब वैसा ही कंडीशन यहाँ पे भी। अब कंपनी को चलाना था, इसके लिए लालच दिया गया जैसे ही, और ये कहा गया ना कि आप लोग चूंकि कंपनी का साथ दे रहे हो इसलिए आपका बोनस हमेशा बना रहेगा। लेकिन 1918 के स्टार्टिंग में जनवरी आते आते जो प्लेग था वो खत्म हो गया, महामारी खत्म हो गई। तो ये मकान जो मिल मालिक थे वो जो बोनस दिया जाता था वो देने के लिए तैयार नहीं थे। मालिक लोग क्या कहते थे, मालिक कहते थे कि हम जो बोनस दे रहे हैं अब चूंकि खत्म हो गया तो 20% देंगे। और मजदूर क्या कर रहे थे, मजदूर कह रहे थे कि आप वादा किए थे 50% बोनस देने का, तो हमको 50% चाहिए। अब यही समस्या से हड़ताल चल रहा था। हड़ताल चलेगा तो अनुसुईया बेन वहां पे थी, वो महात्मा गांधी को लेटर लिखी भाई यहाँ पे आके आप क्या कीजिए, मजदूरों का साथ दीजिए, अन्याय हो रहा है। बात ये थी कि 20% आप इंसेंटिव बोनस दे रहे हो, वो तो चल रहा है, लेकिन आप जो बोनस दे रहे हो ये वादा किए हो कि जब तुम गांव नहीं जाओगे, यहाँ रहोगे तो अपनी जान दाव पर लगाकर मजदूर वहां पर आया है ना, तो जब समाप्त हो गया तभी भी उसको क्या करना चाहिए, देना चाहिए बोनस 50%। और इसी बात को लेकर क्या हुआ था, हड़ताल हुआ था। महात्मा गांधी पहुंचते हैं मार्च 1918 में अहमदाबाद, और पहुंच करके मजदूरों से बोले कि आप 50% मत मांगिए, आप 35% मांगिए। कितना मांगिए, 35%। और 35% मांगने के लिए बोल दिए। मजदूर से बोले कि आप लोग हड़ताल पे जाइए, मतलब आप क्या कीजिए, सहयोग मत कीजिए, असहयोग कीजिए काम का। मालिक जो थे वो भी गांधी जी पे गुस्सा हो गए कि 35 क्यों मंगवा दिए, आप 20 कर रहे थे 25 दे देते। लेकिन उसके बाद जब ये लोग 1 महीने तक नहीं माने तो गांधी जी बैठ गए हड़ताल पे, भूख हड़ताल पे। ठीक है, भूख हड़ताल में बैठ गए। और गांधी जैसे ही भूख हड़ताल में बैठे मजदूरों का मनोबल एकदम जम के ऊपर उठ गया। क्यों? इसलिए गांधी जी हमारे लिए भूख हड़ताल में बैठ गए। और ये देख करके, हड़ताल बढ़ता हुआ देख करके मिल मालिक क्या हो गए, मान गए 35% बोनस देने के लिए, और ये मिल मजदूर अहमदाबाद आंदोलन जो था वो सफल हो गया। तो आपको
क्रम सजाने के लिए देगा कि कौन कौन सा पहले हुआ था घटना, तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे सबसे पहले चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद मिल, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब खेड़ा सत्याग्रह हम लोग देख लेते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बाद चंपारण सत्याग्रह सफलता मिल गई गांधी जी को, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में सफलता मिल गई। अब उसके बाद से खेड़ा एक जिला है जहां पे जो किसान थे उनके साथ अत्याचार हो रहा था। अब ये अत्याचार क्या था, देखिए सितंबर अक्टूबर में बारिश बहुत ज्यादा हो गई और बारिश ज्यादा होने के कारण जो फसल था वो नष्ट हो गया। लगभग 1/4 भाग भी नहीं हुआ, 1/4 भाग भी फसल उस बार नहीं हुआ। लेकिन जो लगान की रकम थी वो जबरदस्ती वसूली जा रही थी गवर्नमेंट के द्वारा। अब कहा जाता है कि फरवरी 1919 में, देखिएगा फरवरी 1919 में महात्मा गांधी के पास ये आता है खेड़ा में किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो उसी दौरान एक युवा वकील थे जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी सरदार नाम नहीं पड़ा था, बारदोली की महिलाओं ने उनको सरदार कहा था, वो आगे बताएंगे हम। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी से भेंट किया और गांधी से भेंट करने के बाद ये खेड़ा जिले की समस्या को समझाया, बताया और कहा था कि गांधी जी उसके बाद गए किसानों से बोले कि आप लोग ये काम कीजिए, असहयोग कीजिए, विरोध कीजिए और सत्याग्रह कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप कहिए कि हम लगान नहीं देंगे, सीधा मना कर दीजिए। अब गवर्नमेंट यहाँ पे एक्शन में आ गई, कही कि इनका काम यही हो गया कि जहां पे समस्या हो रहा है वहां पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, लाठी लेके नहीं पहुंचे थे, ध्यान रखिएगा, लाठी उस समय अभी नहीं लिए थे, तो पहुंच जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट एक्शन में आ गई, बोली कि जो किसान लगान नहीं दे रहा उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। महात्मा गांधी फिर बोले किसानों से कि आप लोग डरिए मत और ये कह दिए कि संपत्ति जब्त कर लिया जाए। बहुत सारे किसानों की संपत्ति जब्त कर ली गई, बैलों को बांध दिया गया, बैलों को लेकर चला गया, कुर्की जब्ती कर दिया गया किसानों का। तब महात्मा गांधी बोले कि किसानों से कि आप लोग जाइए अपने फसल को काट के लेके आइए। 2-4 किसान गए, प्याज की फसल किसी की थी, किसी कुछ की फसल थी, वो ले करके आ गए मार्च में। और जब फसल ले करके आ गए यहाँ पे, तब जाकर के गवर्नमेंट इनके सामने झुक जाती है और गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो उस साल का टैक्स है, लगान है, वो माफ कर दिया जाता है। क्या कर दिया गया, माफ कर दिया गया। और इस तरीके से खेड़ा सत्याग्रह भी क्या हो गया, सफल हो गया। तो इसमें बस यही पूछता है खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ, गुजरात के खेड़ा जिले में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ, गुजरात के अहमदाबाद में। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ, बिहार के चंपारण में हुआ। कालक्रम देखा जाए तो चंपारण सत्याग्रह के बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। अब जैसे ही खेड़ा सत्याग्रह समाप्त होता है, प्रथम विश्व युद्ध की भी समाप्ति हो गई होती है। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद देखा गया कि लोगों में जागरूकता ज्यादा फैल गई है, आंदोलन जगह जगह हो रहा है, लोग मनमानी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो रही है, क्रांतिकारी विचारधारा के लोग आ रहे हैं आगे। तो वायसराय उस समय जो थे चेम्सफोर्ड, उन्होंने तुरंत एक कमेटी बैठा दी जिसके अध्यक्ष थे सर सिडनी रॉलेक्ट। क्या नाम था उनका, सर सिडनी रॉलेक्ट। और ये कमेटी इसीलिए बनी थी कि आप पता लगाइए कि ये जो आतंकवादी गतिविधियां, क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही हैं, उनकी जड़ें कहां तक हैं। और ये जो डिमांड हो रही है हर जगह, कभी अहमदाबाद में हो रही है, कभी खेड़ा में हो रही है, कभी चंपारण में, हर जगह ये लोग पहुंच जा रहे हैं, उसके लिए क्या किया जाए। तो रोलेक्ट, जो सर सिडनी रोलेक्ट थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसको हम लोग रोलेक्ट एक्ट के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं रोलेक्ट एक्ट, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे रोलेक्ट एक्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रोलेक्ट एक्ट जो था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो रोलेक्ट एक्ट जो बना था उसके थे अध्यक्ष सर सिडनी रोलेक्ट। इन्हीं के नाम से, इन्हीं के नाम के ऊपर बन पड़ गया इसका नाम क्या, रोलेक्ट एक्ट। अब देखिए एक तरीके से ये रोलेक्ट एक्ट जो था वह निवारक
निरोध कानून था। ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है, रोलेक्ट एक्ट कैसा कानून था? तो कैसा था? निवारक निरोध कानून। ये निवारक निरोध कानून क्या होता है? देखिए, कोई भी कानून अगर आपके पास बन के आता है तो वह दो प्रकार से हो सकता है। एक हो सकता है दंडात्मक और एक होता है निवारक। तो क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ, दंडात्मक का मतलब अपराध होने के बाद दंड देने का प्रावधान। दंड देना। अगर दंडात्मक कानून बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपराध कर रहे हो तो अपराध करने के बाद आपको इस कानून के तहत क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। लेकिन अगर निवारक कानून है तो अपराध होने के पूर्व आपको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। अब ये क्या मतलब है सर? हम किसी गोली नहीं मारे, हमको मतलब फांसी की सजा दे दी जाए। निवारक का मतलब ये होता है ना कि संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लेना, संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लेना। ठीक है, तो ये कैसा कानून था? निवारक निरोध कानून था। इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें कहा गया कि अगर कहीं पे भी किसी क्षेत्र में किसी के ऊपर शंका हो जाता है तो पुलिस को अधिकार दिया गया कि वह जाए और जा करके बिना किसी नोटिस के उसे घर में घुस करके उसको क्या कर ले? गिरफ्तार कर ले। और गिरफ्तार करने के बाद उस व्यक्ति को ले जाकर जेल में डाल दे और वह व्यक्ति कहीं पे भी अपील नहीं कर सकता है और वकील भी नहीं रह सकता है, अपनी दलील भी नहीं दे सकता है कि हुजूर हम निरपराध हैं, हम गलती नहीं करेंगे। ये भी नहीं कर सकता है। अब इसीलिए इस एक्ट को नो वकील नो दलील नो दलील के नाम से जाना जाता है। एक और है, अभी बता देते हैं। नो वकील, नो दलील और नो अपील मतलब आप ना तो अपील कर सकते हैं, ना तो वकील रख सकते हैं, ना तो अपनी दलील दे सकते हैं। ऐसा कानून था। इसीलिए इस कानून को मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं, इन्होंने कहा था कि ये क्या है? काला कानून है। किसको? रोलेक्ट एक्ट को। रोलेक्ट एक्ट को कहा गया कि ये काला कानून है। महात्मा गांधी गुस्साने का मतलब क्या था कि अभी प्रथम विश्व समाप्त हुआ, भारतीयों को उम्मीद थी कि कुछ नया होगा, संवैधानिक सुधार होगा, हम लोग को स्वराज मिलेगा। आपको याद होगा हम बताए थे कि महात्मा गांधी जी जब भारत में आए तो उस समय भारतीयों से अपील किए कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आर्मी में भर्ती हो जाए ईस्ट इंडिया कंपनी के और विश्व युद्ध में भाग लें, ताकि जब विश्व युद्ध में ब्रिटेन का पक्ष जीत जाए तो हम लोग को स्वराज मिलेगा। ये वादा किया गया था ब्रिटेन के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और जैसे ही विश्व समाप्त हुआ, अब क्या लेके आ गए? रोलेक्ट एक्ट लेके आ गए कि अगर कोई भी है उसको गिरफ्तार करो। कहा था कि इसके विरोध में महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह रखने वाले थे। सत्याग्रह स्टार्ट करने वाले थे। ठीक है ना? इसमें कहा जाएगा कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में एक साथ सत्याग्रह पे सब लोग बैठेंगे। अभी तक कितना हुआ था? एक एक जिला में हो रहा था। अब क्या पूरे भारतवर्ष में? कौन सा डेट रखा गया? 6 अप्रैल। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि डेट का कंफ्यूजन होने का, भाई उस समय व्हाट्सएप थोड़ी था कि किसी को मैसेज कर दो कि इस डेट को आ जाना। अभी तो एक सेकंड का हो जाता है ना। जब ये मोबाइल वगैरह नहीं था तो लोग बुलाते थे कि चलो भाई 4 तारीख को आ जाना। अब 4 तारीख को सुबह में आ गया, कोई शाम को जा रहा है। बात समझ में आ गया। तो उस समय 6 अप्रैल वाला कंफ्यूजन जैसे ही हुआ, देश में कई जगह पे हिंसा भड़क गई। महाराष्ट्र में, पंजाब में, पुणे में, बिहार में, यूपी में कई जगहों पे क्या हुई? हिंसा भड़क गई। किसके खिलाफ? रोलेक्ट के खिलाफ। लोगों में रोष भरा ही था। अब उसी दौरान कहा जाता है कि 10 अप्रैल को पंजाब के लोकल नेता, जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, नाम याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जैसे गिरफ्तार किया गया, अमृतसर में हिंसा भड़क उठी।
कहा था कि 4 अंग्रेज सिपाही भी उसमें मारे गए और बहुत सारे भारतीय भी मारे गए, मतलब 8-10 लोग मारे गए। उसमें एक अंग्रेज महिला थी जो साइकिल से जा रही थी, उसको भी पकड़ के लोग मार दिए। मतलब भाई भीड़ है, जब उग्र होगी तो पहचाने की थोड़ी, गोरों को मारना है गोरों को मार दो, इंडियन को मारना है इंडियन को मार दो। अब पूरा गुस्सा आ गया और वहां पे जो एसपी था वो था जनरल आर डायर, ध्यान रखिएगा जनरल आर डायर, और जो पंजाब का गवर्नर था उसका नाम था जनरल ओ डायर। तो जनरल ओ डायर ने पूरे पंजाब में धारा 144 लागू कर दिया। कब? 10 तारीख को धारा 144 लागू कर दिया। धारा 144 होने का मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति यहां से 2-4 लोग एक साथ नहीं रहेंगे, 2-4 लोग एक साथ नहीं रहेंगे, कहीं बाहर नहीं निकलेंगे। जनरल आर डायर तो ये लगा दिया कि अमृतसर से अगर किसी को बाहर जाना है तो बिना पास के नहीं जाएगा, नहीं तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ये सब चल ही रहा था, तब तक 13 अप्रैल का दिन आया। 13 अप्रैल इधर मिटा देते हैं, 13 अप्रैल, और उस दिन था बैसाख पूर्णिमा। क्या था? 13 अप्रैल को था बैसाख पूर्णिमा। 13 अप्रैल बैसाख पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा। इस दिन सभी लोग स्नान करते हैं, जो नहीं किए रहते हैं एक साल, ठीक है, तो सब लोग क्या कर लेते हैं उस दिन? स्नान कर लेते हैं। इसी को कहता है सतुवान या नहान, ठीक है ना, अपने तरफ का आता है बैसाख पूर्णिमा। कई लोग का 3 ही नहान होता है, सतुवान, होली और दिवाली, 3 ही नहान होता है, 3 ही दिन नहाएंगे लोग। तो उन लोगों का नहान, अब गांव में आप देखोगे ना कि जब बैसाख पूर्णिमा आता है, जब नहान आता है, तो गांव से झोला में कपड़ा ले लेकर के और महिलाएं निकल जाती है नहाने के लिए हर नदी किनारे। और आज जाके देखो नदी किनारे कितना कचरा भरा हुआ है, लोगों को समझ तो है नहीं। मतलब जानवर को भी उसी में नहलाएंगे, खुद उसी में नहलाएंगे, टट्टी उसी में धोएंगे, मतलब और उसके बाद से उसमें जाकर के कूला भी कर लेते हैं सब पानी से। अरे नदी को साफ रखो भाई, नदी को साफ रखोगे अगर तब जाकर उसमें स्नान करने लायक होगा। अब धीरे धीरे जागरूकता धीरे धीरे फैल रही है, लोग नदी को साफ रख रहे हैं। सबसे पहला लक्ष्य हम लोग का गंगा जी को साफ करना है, जो मुहिम चला है। तो नदी में पहले मतलब ये था कि नदी में जाकर नहाने से शरीर पूरा शुद्ध हो जाता है, पूरे पाप क्या होते हैं खत्म हो जाते हैं। अब तो नदी में मतलब इतना कचरा हो गया कि नहाने से और ज्यादा मैल हो जाओगे। चले जाओ दिल्ली यमुना नदी में, उसके बाद देखो पहचान ही नहीं आएगी यमुना नदी है कि नाला है, इतना कंडीशन बदतर हो जा रहा है। तो वही नहान था, सतुवान या नहान, जो इधर कहा जाता है बैसाख पूर्णिमा। इस दिन मेला लगा हुआ था पंजाब के अमृतसर में। अब मेला में वही लोग गए थे जिन लोगों को पता नहीं था कि जनरल आर डायर एक फरमान जारी किया है कि धारा 144 लागू है, 2 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे। और ये लोगों को मालूम था नहीं मेला में चलेगा। अरे आज अगर कोई एसपी आपके जिले में कोई नियम लागू करता है तो उसमें आपको पता होता है? नहीं पता होता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जबकि हमारे पास मोबाइल है, सब कुछ है, तो उस समय कैसे पता होगा? और इसी का लाभ लेकर के 2-4 नेता पहुंच गए लोकल, और वो पहुंच करके जालियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए। जालियांवाला बाग और इकट्ठा होने के बाद जालियांवाला बाग में सभी लोग डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को छोड़ा जाए, पहला। दूसरा, 10 तारीख को जो नरसंहार हुआ है, जिसमें 4 पुलिसकर्मी मारे गए थे, नरसंहार हुआ है, उसका विरोध करने के लिए ये लोग इकट्ठा हुए। और जालियांवाला बाग में कहा था कि बैसाख पूर्णिमा में आए हुए जितने लोग थे लगभग सब अपने बच्चों को लेकर पहुंच गए कि हो क्या रहा है, चलिए सुन लिया जाए। और इसी दौरान, यहां दिख रहा है ना, इसी दौरान जो जालियांवाला बाग था वो 3 तरफ से घिरा हुआ था पहाड़ी से। एक तरफ बस उसमें गुफा था निकलने के लिए, बीच में एक कुआं था। कहा था कि जनरल आर डायर आया, यहां अपना तोप लगा दिया बीच में, और यहां सिपाही बिठा दिया, और बिना किसी आदेश के, मतलब ये नहीं कि आप लोग हट जाओ नहीं तो मारेंगे, कुछ भी नहीं, आदेश जारी कर दिया कि तुम लोग फायर करो। और जो पुलिस थी वो तब तक फायर करती रही जब तक कि सारी गोलियां साफ ना हो जाए। और ये बेचारे निर्दोष लोग कुछ तो इसी कुएं में कूद के, मतलब एक दूसरे के ऊपर कूद के मर गए। सभी लोग छलनी हो गए। इस पहाड़ी को जो पार कर पाया, कुछ लोग पार कर पाए, वो बच गए, नहीं तो सभी लोग छलनी हो गए इसमें। ये इतनी क्रूरता भरा काम था जनरल आर डायर का, जिसका वर्णन नहीं किया सकता है। और इसने पूरे अमृतसर तो छोड़िए, पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। ये क्या हो गया? जो क्रांतिकारी गतिविधियां उठ रही थी अचानक ठप हो गई,
भाई 1,000 लोगों को मार देना आम बात तो है नहीं। कहा जाता है कि भारतीयों को तो छोड़ो, अंग्रेज भी कई स्तब्ध हो गए, अंग्रेज अधिकारी भी स्तब्ध हो गए कि ये कौन सी बात है भाई, इस तरीके की घटना कैसे हो सकती है। और उसके बाद कहा जाता है कि एक कमेटी बनाई गई जांच करने के लिए कि आर डायर गलत है कि सही है, और उस कमेटी का नाम है हंटर कमीशन। क्वेश्चन पूछा गया है, जालियांवाला बाग हत्याकांड इसका नाम है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सा कमीशन गठन किया गया था सरकारी, वह था हंटर कमीशन। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हंटर कमीशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद से जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है तो हंटर कमीशन बिठाया जाता है। अब हंटर कमीशन में 2 भारतीय अधिकारी भी इसमें शामिल किए गए, जिसमें एक जगत नारायण थे और एक और अधिकारी थे। तो ये हंटर कमीशन गठन हो गया। ये हंटर कमीशन जनरल आर डायर को पेश होने के लिए आदेश दिया। कहा जाता है कि जनरल आर डायर वहां पेश हुए हंटर कमीशन के सामने, हंटर कमीशन के सामने पेश हुए, और जनरल आर डायर के चेहरे पे थोड़ा भी शिकन नहीं था कि जो काम किया है वो गलत किया है। जनरल आर डायर का स्टेटमेंट है कि वो कहता है कि हम चाहते तो उन लोगों को वहां से भगा देते, लेकिन अगर ऐसा करते तो बाहर जाकर हमारा मजाक उड़ाते, और हम नहीं चाहते कि हम कायर जैसे सिद्ध हो जाए। तो ये स्टेटमेंट हंटर कमीशन को भी हर्ट कर दिया कि अगर तुम हटा सकते तो हटा देते, बिना किसी चेतावनी के आप गोलीबारी कर दी, वो भी तब तक जब तक गोली था, जितना था सब। जो जनरल आर डायर था वो कहा कि हम जितने लोग घायल थे उसके बाद किसी को भी अस्पताल पहुंचाने का कोई भी उपाय नहीं किए, इसलिए कि हमको लगा कि वो हमारा काम नहीं है, जबकि सरकार में हो तो आपका काम है। अंत में हंटर कमीशन ने अपना रिपोर्ट सौंपा, और हंटर कमीशन के रिपोर्ट के अनुसार जनरल आर डायर दोषी था। जनरल आर डायर क्या था? दोषी था। दोषी का मतलब ये हुआ कि उसको अपने पद से हटा दिया जाए, तो वहां से उसको पद से हटा दिया गया। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन पहुंचा, उसको ब्रिटेन में सम्मानित किया गया, और वहां पे एक अखबार है उसने लिखा कि ब्रिटिश साम्राज्य का एकमात्र शेर जनरल आर डायर। उसकी पेंशन चलती रही, जो आधा पेमेंट मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वो चलती रही, भारत को से जाता रहा, और उसको सोने की तलवार दी गई खरीद करके। लोग इस चंदा इकट्ठा किया और सोने की तलवार दी। देखिए कैसी मानसिकता रही होगी कि यहाँ पे एक क्रूरता भरा काम करके जा रहा है व्यक्ति, वो यहाँ का मतलब पापी है, उसको जाकर के वहां पर सम्मानित किया जा रहा है, और एकमात्र ब्रिटानी साम्राज्य का शेर कहा गया उसको। ठीक है, जनरल ओ डायर यहाँ के राज्यपाल थे, वो रहे, और उसके बाद से वो संन्यास लेके चले गए। कहा था कि इसी घटना के बाद उधम सिंह थे, वो 1940 में चले गए कहाँ? ब्रिटेन। तो जनरल आर डायर जो वहां एसपी था वो तो मर चुका था, लेकिन जनरल ओ डायर मिल गया, उनको पार्लियामेंट के सीढ़ियों पर ही जाकर के उधम सिंह ने गोली मार दी। कहा था कि जनरल ओ डायर गिड़गिड़ाने लगे, पैरों में पड़े उधम सिंह के, और बोले कि बेटा माफ कर दो, हम कुछ भी यहाँ नहीं होने देंगे पार्लियामेंट में, तुमको छुड़वा देंगे, तुम भारत चले जाना। वो बोले कि नहीं नहीं, बस आप भी वहीं जाइए जहां सब लोग जालियांवाला बाग वाले बैठे हुए हैं, और मार दिए। उसके 2 दिन बाद उनको फांसी दे दी गई, और 1974 में उनकी अस्थियां भारत लाई गई। उधम सिंह की अस्थियां कहाँ लाई गई? भारत लाई गई। आज अमृतसर में उनका मतलब मंदिर बना हुआ है उधम सिंह का। तो ये हंटर कमीशन हो गया। अब एक गैर सरकारी कमीशन गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, गांधी जी भी थे, गांधी, कुछ लोग 3-4 लोग और थे। समिति बनी, और ये समिति जांच करके बताई कि इसमें जनरल आर डायर दोषी है, जनरल ओ डायर भी दोषी है, और 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि हंटर कमीशन क्या कहा था कि अप्रॉक्स 100 लोग मारे गए हैं, और 1000 से ज्यादा लोग की पुष्टि कौन कर दिया? जो नेहरू समिति बनी थी, अर्थात नेहरू गांधी गैर सरकारी समिति जो बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, तो ये था जालियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमीशन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें, तो कहां कहां से पूछ सकता है, इसको देखिएगा। हंटर कमीशन पूछेगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड का डेट पूछेगा, कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह पूछेगा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन पूछेगा,
ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट था। अब अगला टॉपिक लेके आएंगे, ये पृष्ठभूमि तैयार हुई पूरे भारत में। अगला टॉपिक होगा असहयोग आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन किस तरह से मिला दिया गया और उसके कारण क्या थी, सब कुछ एक वीडियो में बताया जाएगा। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।